आज का विषय वस्तु होगा संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नियोजन संसाधन क्या है। साथ ही हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन क्या है। यह क्लास 9वीं एवं 10वीं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यह सामाजिक विज्ञान का जो है चैप्टर चल रहा है। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानें कि संसाधन क्या है। मानव अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यहाँ पर देखिए, संसाधन का जो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है, मानव अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि संसाधन जो है वह भौतिक और जैविक दोनों होते हैं। जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, वनस्पति आदि। यहाँ पर आप देखिए, भूमि का जो है हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। भूमि पर हम लोग जो है क्या करते हैं, मकान बनाते हैं, उस पर खेती करते हैं और भी अनेक कार्य करते हैं। इसलिए जो है भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन हमारे लिए है। अगर आप देखिए, यहाँ पे मृदा है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो है काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जिस पर हम लोग जो है उस पर खेती कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। जल है। जल भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जल से जो है सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो है जीवित रहते हैं। इसलिए जल भी जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन हमारे लिए है। खनिज जो है ज़मीन के अंदर जो चीज़ें निकाली जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब खनिज हैं। ये खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वनस्पति भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि वनस्पति से हमें जो है जड़ी बूटियाँ मिलती है, पेड़ पौधे एवं लकड़ियाँ जलाने के लिए मिलती हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि भूमि, मृदा, जल, खनिज एवं वनस्पति जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन के अंतर्गत जो है एक शिक्षक, विद्यालय, भवन, ये सब भी जो है किसी न किसी रूप में हमारे लिए संसाधन है। ज़िमरमैन का कथन था, एक बहुत बड़े विद्वान थे। ज़िमरमैन का कथन था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा था? तो यह ज़िमरमैन ने कहा था। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अर्थात संसाधन का जो उपयोग जो है सोच समझ के किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो आवश्यक होता है। क्या कहता है? संसाधन नियोजन जो है वह किसी भी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो अपरिहार्य है। यह भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि संसाधनों को जो है सोच समझकर जो है खर्च किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन देशों के पास अगर संसाधन है, खनिज संपदा है, वह धनी देश के रूप में जाना जाता है। इस संसार में कुछ ऐसे भी देश हैं जो खनिज संसाधनों के मामले में बहुत ही गरीब है, फिर भी वह जो है एक विकसित राष्ट्र के कतार में खड़ा है।
तो उस देश का आप नाम बता सकते हैं? वह कौन ऐसा देश है जिनके पास खनिज संपदा नहीं होते हुए भी विकसित राष्ट्र के कतार में खड़ा है? वह है जापान। जापान जो है, जापान ही एक ऐसा देश है जिसके पास कोई भी खनिज संपदा नहीं है, न है सोना है, न चांदी है, न कोयला है, लेकिन वह तकनीक के मामले में इतना आगे बढ़ा हुआ है, उसके पास जो है वैज्ञानिक इंजीनियर इतना बड़ा है, पढ़ा लिखा बहुत डेवलप मुल्क है, इसीलिए वह जो है एक विकसित राष्ट्र के कतार में खड़ा है। वह दूसरे देशों से कच्चा माल ला के अपने देश में तैयार करता है और फिर विश्व के बाज़ारों में जो है उसको बेचा करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा होता है। इसीलिए जो है जापान जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में कतार है। इस संसार में कुछ ऐसे भी देश हैं जो खनिज संपदा के मामले में तो बहुत धनी है, लेकिन वह जो है एक गरीब मुल्क में जो है शुमार किया जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका के महादेश में, अफ्रीका महादेश में कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास खनिज संपदा तो बहुत है, लेकिन तकनीक के मामले में वह बहुत गरीब है, जिससे वह जो है ज़मीन के अंदर से खनिज संपदा को नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए वह अभी गरीब है। अब यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैव संसाधन और नंबर 2 अजैव संसाधन। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैव संसाधन। पहला कौन हुआ? जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। क्या बोला कि सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जैव मंडल से होती है। जैसे वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, अन्य प्राणी समुदाय, ये सब जो है जैव संसाधन है। जैव संसाधन के बारे में एक बार फिर समझ लीजिए। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जैव मंडल से होती है। जैसे मत्स्य, वनस्पति, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये सब जो है क्या है? तो जैव संसाधन है। अब हम लोग जो है अजैव संसाधन के बारे में पढ़ें। और जैव संसाधन किसे कहा जाता है? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातु, खनिज आदि, ये सभी जो है क्या है? अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन के अंदर क्या क्या आते हैं? चट्टानें, धातु, खनिज आदि, ये सभी जो है अजैव संसाधन है। तो आपने समझ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक हुआ जैव संसाधन, दूसरा हुआ अजैव संसाधन। अब हम आगे चलते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या हुआ? तो अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन, नंबर 2 अनवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम अपने जीवन में बार बार कर सकते हैं। वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम अपने जीवन में बार बार कर सकते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत एवं वन्य प्राणी आदि, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा गया? वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम अपने जीवन में बार बार कर सकते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हुआ
सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से हम लोग सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग जो है हम लोग खाना बनाने में, बल्ब जलाने आदि में करते हैं। जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा चलता रहेगा, इसमें कोई भी खर्च नहीं होगा। अगला हुआ पवन ऊर्जा। आजकल पवन ऊर्जा से भी विद्युत प्राप्त किया जा रहा है। अगला हुआ जल हुआ, विद्युत हुआ एवं वन्य प्राणी, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन है। अब दूसरा जो है हुआ और नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम अपने जीवन में बार बार नहीं कर सकते हैं। क्या कहा कि और नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम अपने जीवन में बार बार नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक बार प्रयोग होने के साथ ही स्वतः समाप्त हो जाते हैं। क्या कहा कि अगर हम उसका एक बार उपयोग में ला लिए तो फिर हम उसको जो है दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर इसे किसी प्रकार से भी दोबारा अगर प्राप्त किया जाए तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे और नाम मात्र की जो है प्राप्ति हो सकता है। तो और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है आपका क्या है और नवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला जैसे हुआ, कोयला जो ज़मीन के अंदर से जो निकाला जाता है, कोयला को अगर जो है हम अंधाधुंध निकालना शुरू करें और कोयला जब समाप्त हो जाएगा तो फिर दोबारा कोयला हमको ज़मीन के अंदर से नहीं मिल सकता है, इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से पेट्रोल निकालने के बाद जब पेट्रोलियम का भंडार ज़मीन के अंदर समाप्त हो जाएगा तो हमें वो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी जो है और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपने समझ लिया कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा हुआ और नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहा गया, वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम अपने जीवन में बार बार नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक बार प्रयोग होने के साथ ही स्वतः समाप्त हो जाते हैं और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। अब हम लोग जो है इसे आगे पर चर्चा करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेघा पाटेकर था। कौन था उसका नेता, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन था, तो मेघा पाटेकर था, जो गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो मेघा पाटेकर था, जो गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन था। ये आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था सरकार की तरफ से, बांध बनने के कारण जो पानी बहुत एकत्र जमा हो जाएगा। वह पानी जो है हजार जो है रिहायशी इलाकों में पानी जो है प्रवेश कर जाएगा, लोग जलमग्न हो जाएंगे। इसीलिए इस बांध का विरोध किया गया था और इसका नेता कौन था, तो मेघा पाटेकर था। तो आपने समझ लिया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो मेघा पाटेकर था। कौन था, तो मेघा पाटेकर था। यह आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो गुजरात के नर्मदा नदी पर। कौन बांध बनाने के विरोध में किया गया था, तो सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। अब हम लोग जो है चिपको आंदोलन के बारे में जाने। चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा। कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। वे अंगू के वृक्ष काटने के विरोध में चलाया गया था। कौन वृक्ष काटने के विरोध में चलाया गया था, अंगू के वृक्ष काटने के विरोध में चलाया गया था। सरकार जो है
अंगूर के वृक्षों को काट कर वहाँ बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग, खासकर औरतें, अंगूर के वृक्षों से चिपक जाते थे और काटने से रोकते थे, उसका विरोध करते थे। इसी घटना को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। किस वृक्ष को काटने के विरोध में चलाया गया था? तो अंगूर के वृक्ष काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। संदीप पांडे एक बहुत बड़े विद्वान थे। संदीप पांडे ने क्या कहा? संदीप पांडे ने कहा वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार पर जोर दिया था। संदीप पांडे ने वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार पर जोर दिया था। अर्थात उनका कहना था कि बरसात के दिन में जो वर्षा होती है उसके जल को जो है संचयन किया जाए, यानी कि बड़े बड़े जो है पृथ्वी पर बड़े बड़े जो है तालाब खोदा जाए, नदियाँ खोदा जाए और उसमें पानी भर के रखा जाए। जब बरसात का सीजन समाप्त हो जाए तो उससे कृषि कार्य किया जाए। अर्थात संदीप पांडे ने कहा था वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार पर जोर दिया था, यानी अधिक से अधिक कृषि की जाए। तो वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि के विस्तार पर किसने जोर दिया था? तो वह था संदीप पांडे। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि बरसात के दिनों में वर्षा के पानी को जो है बड़े बड़े तालाबों में, नहरों में, झीलों में बांध कर रखा जाए। बरसात खत्म होने पर गर्मी के मौसम में जब फसलें उपजाई जाए तो उन पानी का जो है पटवन के रूप में उपयोग में लाया जाए। इसी पर उन्होंने जोर दिया था। अब हम आगे चलते हैं। क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में। कब? 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो में आयोजित हुआ था। क्योटो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो में आयोजित हुआ था, जिसमें पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से, इसमें जो है इस सम्मेलन में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए 6 गैसों पर विचार हुआ था, यानी कटौती करने का विचार हुआ था। क्या गैसों पर विचार हुआ था? तो 6 गैसों पर। उस 6 गैसों का क्या नाम था? उस 6 गैसों का नाम था CO2, N2O, मीथेन, HFC, फ्लोरोकार्बन एवं सल्फर हेक्साक्लोराइड पर कटौती पर विचार हुआ था। फिर एक बार समझ लीजिए, क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो में आयोजित हुआ था, जिसमें पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए 6 गैसों पर कटौती करने का फैसला हुआ था। इनमें 6 गैसें निम्न थे। नंबर 1 CO2। कौन गैस था? तो नंबर 1 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 N2O, मीथेन, HFC, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो प्रश्न आ सकता है कि क्योटो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1997 ईस्वी में आयोजित हुआ था। क्योटो सम्मेलन में कितने गैसों पर जो है कटौती करने का फैसला हुआ? तो 6 गैसों पर फैसला हुआ था। यहाँ ये आपने समझ लिया। अब हम इसे आगे पर चर्चा करते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या कह रहा है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। आ सकता है क्वेश्चन कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो। यह कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में है। एक बार फिर समझ लीजिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। अब हम इससे आगे पर चर्चा करते हैं। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में, अर्थात 5 साल के बाद। पर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। क्वेश्चन आ सकता है
कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1997 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। अब इससे हम आगे पर चर्चा करते हैं। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में कब हुआ था? कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, कहाँ? जोहान्सबर्ग यानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन इस पर आ सकता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 2002 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। यह जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए, आज का जो ये क्लास है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, यह जो है 9th एवं 10th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहूँगा कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे कहा करते हैं कि हर कोचिंग सेंटर जो है चैनल पर खोजने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप इसके स्थान पर 786 कोचिंग सेंटर बोलिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। गोल्ड जैसा होगा उसमें 786 लिखा हुआ होगा। एक बार समझ लीजिए, हर कोचिंग सेंटर के स्थान पर आप 786 कोचिंग सेंटर बोलें तो मेरा चैनल आ जाएगा। आपका समस्या जो है समाधान हो गया। आप हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो आज का जो मैटर था कि संसाधन एवं उपयोग, तो एक बार फिर समझ लीजिए, संसाधन किसे कहते हैं? मानव अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन क्या है? भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, वनस्पति आदि, ये सभी जो क्या है? तो संसाधन है। ज़िमरमैन का कथन था, क्या कथन था? कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहता है? संसाधन का विवेकपूर्ण मतलब होशियारी से उपयोग करना ही जो है संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है। कहने का मतलब वह है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ की